सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव है और आज हम अपना सेकेंड पार्ट यानी 11 फेब के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। हमने रिसेंटली एक सीरीज़ चालू की है जो कि हम लडिक्सा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जिसमें हम अपने डेली के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, सो आज है हमारा डे 2। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है ट्रम्प्स टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। सो रिसेंटली जो यूएसए के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अभी रिसेंटली टैरिफ लगाया है किस दो चीज़ों पे, किस पे स्टील पे और एल्यूमिनियम पे। दो चीज़ों पे लगाया है, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगाया है। सो एक बार लेट्स रीड इट आउट क्या है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स। जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने 25% टैरिफ लगाया। कितना? 25% टैरिफ लगाया स्टील और एल्यूमिनियम के इम्पोर्ट्स पे। अब इससे अफेक्ट कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? इससे 3 कंट्रीज मैक्सिमम अफेक्ट होंगी। पहला होगा चाइना, दूसरा कनाडा एंड थर्ड इज और मैक्सिको। ठीक है, सो इट अफेक्ट्स कनाडा, मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज। Trump also proposed reciprocal tariffs, meaning the US will impose duties on products from countries that had levied duties on American goods. ट्रम्प ने और रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी प्रपोज करे हैं, जिसमें वो उन कंट्रीज पे टैरिफ लगाएंगे खास करके जिन्होंने यूएस के गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगा रखा है। सो इसमें ट्रम्प ने दो चीज़ों पर बात करी है। पहला, उन्होंने एल्यूमिनियम और स्टील पे 25% का टैरिफ लगाया है, जिससे इफेक्ट कौन कौन सी कंट्रीज हो रही सबसे ज़्यादा? इफेक्ट कौन कौन सी कंट्रीज हो रही सबसे ज़्यादा? फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज कनाडा एंड थर्ड इज मेक्सिको एंड अदर कंट्रीज भी हैं जो कि इफेक्ट हो रही है। प्लस उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात की है। रेसिप्रोकल टैरिफ में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो उन कंट्रीज पर भी टैरिफ लगाएंगे जिन्होंने अमेरिका के इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगा रखा है। ठीक है, अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट है। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे सामने। पहला वर्ड है हमारे पास टैरिफ एंड दूसरा वर्ड है ड्यूटी। So let's understand what is the tariff and what is the duty. So tariff is a tax imposed on imported goods to regulate trade. टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो कि कंट्रीज इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती हैं ताकि जो ट्रेड है उसको रेगुलेट कर सके। टैरिफ बेसिकली जब आप थोड़े से प्रोटेक्शनिस्ट होते हो ना अपनी इकोनॉमी को लेके, जब आप अपने कंट्रीज वालों को लेकर थोड़े से प्रोटेक्शनिस्ट होते हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो टैक्स लगाते हो ताकि वो चीज़ों के दाम हमारी कंट्री में और ज़्यादा महंगे हो जाएं और हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, उनको फायदा हो। सो उस वाले टैक्स को कहते हैं टैरिफ। एंड व्हाट इज द ड्यूटी? सो ड्यूटी इज अ टैक्स लेवाइड बाय गवर्नमेंट्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड कंट्रोल इंपोर्ट्स। ड्यूटी इज अ टैक्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। टैरिफ अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाती है और ड्यूटी गवर्नमेंट तब लगाती है जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना है। इन दोनों चीजों का पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ दीज इज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय मेकिंग इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। वाई? अगर आप टैरिफ या टैक्स किसी भी चीज पर टैक्स लगा रहे हो तो उन चीजों के दाम आपकी कंट्री में बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो इनका पर्पस बेसिकली यही है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है हम उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और इंपोर्ट्स को हम एक्सपेंसिव करें, इंपोर्ट्स को महंगे करें। यहाँ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन एंड आर्टिकल 200। गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन एंड आर्टिकल 200, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने क्वेश्चन करा है तमिलनाडु के जो गवर्नर है, तमिलनाडु के गवर्नर को क्वेश्चन करा है कि वो आप स्टेट के जो बिल्स है आप उनको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो जल्दी, आप उनको क्लियर करने में डिले क्यों कर रहे हो? सो हुआ ये है कि गवर्नर ने अपने 10 बिल्स पे, टोटल 10 बिल पे अपने असेंट्स फिट होल्ड करके रखे हैं, मिथेल्ड करके रखे हैं। मतलब उन्होंने 10 बिल पे ना तो अप्रूव करा उनको, ना उनको डिनाई करा, ना उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस भेजा है। ठीक है, उन्होंने अपने पास रख रखा है। इवन उन्होंने चेक करा या नहीं करा, वी डोंट नो। ठीक है, सो इसमें एक आर्टिकल का जिक्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का जिक्र है, आर्टिकल 200। लेट्स रीड की आर्टिकल 200 में दिया क्या है। बेसिकली आर्टिकल 200 में गवर्नर के पावर्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 200 में गवर्नर के पावर्स दिए हुए हैं। ओके, सो पहला पावर क्या है गवर्नर का? ही कैन गिव असेंट टू बिल, वो बिल को हाँ कर सकते हैं। विथ होल्ड असेंट, वो बिल पे जो असेंट है मतलब हाँ या ना उसको रोक सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, अपनी चुप्पी साध सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा है वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को वो रिटर्न कर सकते हैं कि उनके पास, जस्ट इमेजिन, उनके पास स्टेट के पार्लियामेंट से बिल आया, उनके पास स्टेट के पार्लियामेंट से बिल आया, उन्होंने बिल भेजा एंड गवर्नर भी लाइक ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया और अब उनको या तो वो अप्रूव करेंगे उसको या उसको रिजेक्ट करेंगे या वापस भेजेंगे कि भाई मैंने पढ़ा, मेरे को इसमें कुछ खामियां लग रही हैं, आप इसको दोबारा से रिकंसिडर करो। ओके, ठीक है। एंड चौथा है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब 3 कंडीशंस होगी। पहला, या तो वो बिल को हाँ करे,
या ना करें, या उस बिल को दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दें, ठीक है, या उस बिल को वो प्रेसिडेंट के पास भेज दें, ठीक है। अब उस पर गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं रहेगी। अब उस पर हाँ करेंगे प्रेसिडेंट, ना करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, या रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ही भेजेंगे। ओके, तो अब इसमें एक कैच है, जो मनी बिल्स होते हैं ना, मनी बिल्स का ना गवर्नर वो रिजेक्ट कर सकते हैं बट रिटर्न नहीं कर सकते। गवर्नर मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं बट रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, एंड द गवर्नर हैज डिस्क्रिशन टू विथहोल्ड एसेट एंड रिफर बिल्स टू प्रेसिडेंट। वही कि गवर्नर के पास है कि वो या तो अपने एसेट को विथहोल्ड कर ले या उसको रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। इसमें गवर्नर के ना कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में भी जिक्र है। लेट्स अंडरस्टैंड वो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर हैं क्या। सो गवर्नर यूजुअली फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन सर्टेन सिचुएशंस। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करना है, बट वो कभी कभार कुछ सिचुएशंस में इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। वो खुद के डिस्क्रिप्शन पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सेंडिंग बिल टू प्रेसिडेंट। दूसरा गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो बिल है वो प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तीसरा है डिसमिसिंग अ चीफ मिनिस्टर इफ दे लूज मेजोरिटी। जब कोई चीफ मिनिस्टर, जो अभी पार्टिकुलर चीफ मिनिस्टर है, अगर उनके पास मेजोरिटी ना हो तो गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं। ये उनकी तीसरी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। चौथी डिस्क्रिशनरी पावर है रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल के बारे में सुना, स्टेट इमरजेंसी। सो ये गवर्नर की चौथी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी को रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन ऑल डिस्क्रिशनरी पावर्स में मेनी इवॉल्व टू जुडिशियल। अब एक और कैच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करता है उनकी सारी डिस्क्रिशनरी पावर को। जो भी है ना, वो मैक्सिमम जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद इवॉल्व हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरप्रेट करा कॉन्स्टिट्यूशन से। इंटरप्रेशन मतलब बस इतना समझो सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें ना थोड़ी सी लिखी हुई हैं, अब उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा है कि भाई इस बात का ये 4-5 चीजें इस बात का मतलब हो सकती है, ठीक है। चलो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एज ए ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ओके, सो पीएम मोदी हाईलाइटेड इंडियाज रोल इन रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ। पीएम मोदी ने इंडिया का रोल को हाईलाइट किया है कि उसका क्या रोल है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इंडिया एम्स टू लीड रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। इंडिया जो है वो एम कर रहा है, मतलब उसका गोल है, उसका टारगेट है कि वो ना ग्लोबल गवर्नेंस में जो भी रिफॉर्म्स हो उसको वो लीड करे। ओके, इंडिया की अब पोजिशनिंग की बात करते हैं। इंडिया का पोजिशन बेसिकली है क्या अभी। सो कम्पीट्स विद चाइना इन अफ्रीका फॉर इन्वेस्टमेंट, क्वाड अलायंस काउंटर्स चाइना इन इंडो पैसिफिक। इंडिया अभी फिलहाल उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ग्लोबल लेवल पे, खास करके ग्लोबल साउथ का लीडर बनने में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना। इंडिया इज बेसिकली कंपीटिंग विद चाइना। ओके, क्वाड अलायंस, यहाँ पे एक अलायंस का जिक्र है, क्वाड इज बेसिकली अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज विच आर इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये अलायंस क्यों है? दिस अलायंस इज जस्ट टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। कौन से अलायंस की बात हुई है? क्वाड इज अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये अलायंस हमने क्यों बनाया है? हमने ये अलायंस चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है इंडो पैसिफिक में। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस सम की स्ट्रेटजीज फॉर इंडियाज लीडरशिप। कुछ की स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं? फर्स्ट इज प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स। हमें ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स लाने होंगे जो कि जिससे हम ग्लोबल नॉर्थ पे थोड़े कम डिपेंडेंट हों, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इन डेवलपमेंटल चैलेंज। हमें जो अपनी अप्रोच है वो हमें ह्यूमन सेंट्रिक रखनी होगी। तीसरा है मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस, एग्जाम्पल एडिंग अफ्रीकन यूनियन टू G20 in 2023। इंडिया ने जो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड की थी, कौन से ईयर में? 2023 में। उसमें एक और मेंबर ऐड हुआ था, कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। उसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ था 2023 में, उसका नाम था अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ यूनियन ऑफ अफ्रीकन नेशंस। ओके, अफ्रीकन यूनियन इज अ यूनियन ऑफ अफ्रीकन नेशंस। अब चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने? इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या है? वो जो ब्रिज का काम करने का इंडिया सोच रहा है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में इंडिया जो ब्रिज का काम करे, प्लस ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इंडिया जो उभर के है, उसमें चैलेंजेस क्या है? सो पहला चैलेंज है इंडिया नीड्स टू बैक इट्स रेटोरिक विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। इंडिया को स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए होंगी। हमारी जो पॉलिसीज है वो अभी बहुत वीक है, ठीक है। एंड दूसरा है
डेवलपिंग कंट्रीज आर स्केप्टिकल ऑफ वेस्टर्न एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस, इंडिया मस्ट ऑफर क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज है मैक्सिमम, खासकर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, वो वेस्ट और चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। बेसिकली होंगी ही, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा है हमसे, इंडिया के पास ज़्यादा पैसा नहीं है इनको देने के लिए। सो इंडिया को ना एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में इनके सामने आना पड़ेगा। ओके, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 355 एंड प्रेसिडेंट रूल। व्हाट इज आर्टिकल 355 एंड प्रेसिडेंट रूल, हम जानेंगे इस टॉपिक में। हुआ ये है, मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू इंटरनल डिसेंट। बेसिकली मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने मणिपुर वाले से 2 साल बाद रिजाइन कर दिया, फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 355। व्हाट इज आर्टिकल 355? आर्टिकल 355 स्टेट्स दैट यूनियन गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल जो 355 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने स्टेट्स को, अपने राज्यों को प्रोटेक्ट करे। किनसे? एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। ठीक है। एंड व्हाट इज आर्टिकल 356? अब आर्टिकल 356 है, इट अलाउज प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल। आर्टिकल 356 बेसिकली प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये तब लगता है, ये प्रेसिडेंट लगाते हैं जब स्टेट की जो गवर्नेंस होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है। आर्टिकल 355 इज ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट एंड आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट रूल। ओके, चलो अब हम कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट रूल के। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल? इट इज इन्वोक्ड अंडर आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 से लगता है। कब लगता है? इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जब राज्य सरकार संविधान के हिसाब से चलने पे फेल हो जाए। ठीक है, वो संविधान के हिसाब से काम करने पे, फंक्शन करने पे फेल हो जाए। ठीक है। दूसरा, ए स्टेट डिफाइज सेंट्रल डायरेक्टिव्स, जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कुछ डायरेक्टिव को, कुछ डायरेक्शन को डिफाई करने, मतलब मानने से मना करते, तब लग सकता है। इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल है, इसके लिए सेपरेट आर्टिकल है आर्टिकल 365। आर्टिकल 355 इज ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट। आर्टिकल 356 is president rule or state emergency, and article 365 is application of president rule when state government fails to follow the direction given by the center. Okay, अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट, मतलब अगर हमने किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट होगा, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नेंस को टेक ओवर कर लेंगे। अब जो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम, वो डिसमिस हो जाएगी। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी फंक्शन करेगी अनलेस अंटिल प्रेसिडेंट उसको भी डिसॉल्व ना कर दे तब तक। ठीक है, वो फंक्शन करेगी, वो डिसमिस नहीं हुई। कौन डिसमिस हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अब स्टेट की गवर्नेंस कौन देखेगी? अब स्टेट की गवर्नेंस प्रेसिडेंट अपने हाथों में ले लेंगे। ठीक है। दूसरा, पार्लियामेंट एक्सरसाइज स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स। अब जो काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट की पार्लियामेंट का था लॉ बनाने का, वो अब कौन करेगा? वो अब करेगी पार्लियामेंट। कौन पार्लियामेंट? यूनियन की पार्लियामेंट। तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में बी सस्पेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट कभी सस्पेंड नहीं होंगे? आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड, और प्रेसिडेंट अगर बोले तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे। ओके, अब इनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली मींस क्या, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है क्या कि सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का ये जो डिसीजन था ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही था या नहीं था। तो हाँ, स्टेट इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसके यहाँ पे एक अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट मतलब बेसिकली अमेंडमेंट मतलब सुधार, कुछ हम ऐड करते हैं या कुछ हटाते हैं, बेसिकली सुधार करते हैं संविधान में। ठीक है, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। सो 38th अमेंडमेंट कब हुआ था? 38th अमेंडमेंट ये हुआ था 1975 में। इसमें प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है उसको फाइनल बोला गया था। स्टेट इमरजेंसी लगाने पर जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो फाइनल किया गया था। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? अमेंडमेंट 38। कौन सा साल था? साल 1975। ओके, एंड इससे रिलेटेड एक केस भी है, एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस कब हो रहा है? 1994 में। एसआर बोमई केस कब हो रहा है? 1994 में। उसमें बोला गया था, इट रूल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड फॉर मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। एसआर बोमई केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मिसयूज जो होता है आर्टिकल 356 के मिसयूज पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स।
ये टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप पे है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए। सो रिसेंटली जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा है अपने राज्य में। हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ 2 स्टेट के पास यूसीसी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन से वो 2 स्टेट्स है? उत्तराखंड, गोवा। सबसे पहले गोवा में था। गोवा में आज़ादी से पहले से यूसीसी है, ओके। वहाँ पे पोर्टुगीज जो थे, पोर्टुगीज शासन था गोवा में, उन्होंने वहाँ पे यूसीसी इंट्रोड्यूस करा था और वो आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू है वहाँ पे, ठीक है। और अभी हमारा एक और स्टेट उत्तराखंड, उसने भी यूसीसी अप्लाई कर दिया अपने स्टेट में। सो उत्तराखंड में जो यूसीसी अपडेट हुई है, सॉरी, उत्तराखंड में जो यूसीसी अप्लाई हुई है उससे कुछ मैंडेट्स हैं। पहला है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ अपोजिट सेक्स लिव इन रिलेशनशिप। आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो उत्तराखंड में तो आपको अपना रिलेशनशिप रजिस्टर करना पड़ेगा सरकार के पास। और जस्ट रिमेंबर ये ऑपोजिट सेक्स के लिए है। मतलब ऑपोजिट सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ऑपोजिट है। सिमिलर सेक्स के लिए नहीं है। फीमेल फीमेल यानी लेस्बियन रिलेशनशिप और मेल मेल यानी गे रिलेशनशिप के लिए ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट सेक्स वाले लिव इन रिलेशनशिप के लिए है। क्या है कि आपको अपना जो रिलेशनशिप है लिव इन रिलेशनशिप उसको सरकार के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। एंड इट ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस अनरजिस्टर्ड लिव इन। अगर आप नहीं करते हो तो उसको क्रिमिनलाइज माना जाएगा, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। सो इसमें कुछ लीगल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। चिल्ड्रेन फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट। अब अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और आपका कोई बच्चा हो रहा है तो उसको उत्तराखंड की यूसीसी के हिसाब से लेजिटिमेट बच्चा माना जाएगा, ओके। एंड मेंटेनेंस राइट फॉर अबेंडेंड पार्टनर्स। और जो पार्टनर अपने पार्टनर को छोड़ रहा है वो उसको मेंटेनेंस राइट्स देगा। बेसिकली जो शादी के बाद जो होता है ना, जैसे अगर आपने किसी से शादी करी तो उससे आपको जो बच्चा हुआ वो आपका लेजिटिमेट बच्चा माना जाता है। वहीं अगर आप अपनी पत्नी को डिवोर्स देते हो तो आपको उसको कुछ एलिमनी देनी पड़ेगी, उसको कुछ खर्चा देना पड़ता है। वैसे ही सेम अगर आप उत्तराखंड में हो और आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, कौन से लिव इन रिलेशनशिप? ऑपोजिट सेक्स वाले। अगर आप उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में हो तो आपको सबसे पहले तो अपना रिलेशनशिप सरकार के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आपने नहीं करा तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ना पार्टनर्स को कुछ लीगल राइट्स भी मिलते हैं। जैसे अगर आपके लिव इन रिलेशनशिप के टाइम कोई बच्चा होता है तो वो आपका लेजिटिमेट बच्चा होगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। और दूसरा ये कि आपको अगर आप अपने पार्टनर को अबेंडन करते हो तो आपको उसको मेंटेनेंस राइट्स देने पड़ेंगे। बेसिकली कुछ पैसे एलिमनी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इससे कुछ कंसर्न्स उठ रहे हैं, कुछ कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। पहला, नो प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। अगर आप अबेंडन नहीं कर रहे हो और अपना लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेट कर रहे हो, मतलब म्यूचुअल ब्रेकअप कर ले रहे हो, तो आपको कोई मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। बस इसमें ये कर रहे हैं कि अगर आप अपना रिलेशनशिप ब्रेकअप के थ्रू करें, म्यूचुअल ब्रेकअप के थ्रू, तो आपको कोई एलिमनी या नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है सेम सेक्स रिलेशनशिप आर एक्सक्लूडेड। वही जो लेस्बियन कपल्स एंड गे कपल्स के जो लिव इन रिलेशनशिप है वो एक्सक्लूडेड है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तीसरा, डेफिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज अनक्लियर। लिव इन रिलेशनशिप का जो डेफिनेशन है वो बहुत अनक्लियर है, वो साफ नहीं है, मतलब कुछ कैच होते हैं, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। बेसिकली लॉ ट्रीट्स लिव इन रिलेशनशिप एज सिमिलर टू मैरिज विच इज ऑफन नॉट द केस। यहाँ पे जो लॉ है उसने ना लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज के सिमिलर रखा है, ठीक है। जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है कि हमें शादी नहीं करनी बट हमें साथ रहना है। और आपने यहाँ पे आपने उसको मैरिज से ही इक्वेट कर दिया, ठीक है। चौथा है 1 month रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायरमेंट इज अनरियलिस्टिक सिंस लिव इन रिलेशनशिप डू नॉट हैव ए फॉर्मल स्टार्ट डेट। आपने बोला कि आपको 1 महीने के भीतर रजिस्टर करना पड़ेगा, बट भाई हमारा लिव इन रिलेशनशिप कोई स्टार्ट डेट नहीं। ऐसे थोड़ी कि हमने कार्ड छपा, जैसे शादी में होता है कि आप शादी में कार्ड छपाते हो, आपके पास एक डेट होती है कि हाँ इस डेट से आपने स्टार्ट करा था। वैसा कोई रिलेशनशिप में तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है नहीं ना कि आपने कब से स्टार्ट करा था, कोई ऑफिशियल डेट नहीं होती। पांचवा है प्रिवेसी कंसर्न्स। प्रिवेसी के भी कंसर्न्स हैं। तो उसमें इफ वन पार्टनर इज अंडर 21 पेरेंट्स आर नोटिफाइड। अगर कोई मतलब एक पार्टनर अगर 21 साल से कम है तो आप उसके पेरेंट्स को बताओगे। ये तो कुछ लोग होते हैं जो अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते हैं, इवन अपने पेरेंट्स से भी, ठीक है। हम में से भी बहुत होंगे जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को नहीं बताया होगा। तो पहला प्राइवेसी कंसर्न ये है कि अगर आप 21 साल से कम उम्र के हो तो आपके पेरेंट्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा। दूसरा है रिस्क इंक्रीजिंग ऑनर बेस्ड वायलेंस आफ्टर इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस कपल। ऑनर किलिंग होती है ना, ये सम्मान के लिए हत्या कर दी कि भाई एक कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो तुमने भाई इंटर रिलीजन या कोई बड़ी कास्ट या कोई छोटी कास्ट का है तो तुमने इंटर कास्ट कैसे रिलेशनशिप रखा, कैसे शादी करी, उसके लिए मार दिए जाते हैं। ऑनर किलिंग अपने सम्मान के लिए मार दिए जाते हैं। सो वो भी हो सकता है, उसका भी रिस्क है। तीसरा है वॉयलेट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सेक्सुअल ऑटोनॉमी।
सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को मतलब लीगलाइज कर दिया, बट स्टिल इसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप को एक्सक्लूड करके रखा गया। ठीक है, अब की टेक अवेज क्या है यहाँ से? रेगुलेशन को इंक्रीज स्टेट पेरेंटल कंट्रोल ओवर पर्सनल रिलेशनशिप। इस रेगुलेशन से ना प्राइवेट रिलेशनशिप पे स्टेट का कंट्रोल और पेरेंट्स का कंट्रोल आ जाएगा, और बैलेंसिंग प्रोटेक्शन एंड ऑटोनॉमी इज क्रिटिकल। प्रोटेक्शन और ऑटोनॉमी को बैलेंस करना वेरी क्रिटिकल है। ओके, तो इसके साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।